Good afternoon. Today we are going to start linear inequations. तो देखिए आप लोगों ने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस तक किया है. अब हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशंस या लीनियर इनइक्वालिटीज़. लीनियर इनइक्वेशंस में मैं सबसे पहले आपको बात कहूँगा, दो तरह की इनइक्वेशंस होती हैं. एक आपके पास होएगी स्ट्रिक्ट इनइक्वेशंस और दूसरी होती है स्लैक इनइक्वेशंस. स्लैक इनइक्वेशंस देखिए, स्ट्रिक्ट इनइक्वेशंस में या तो ग्रेटर देन होगा या सिर्फ लेस देन होगा, और स्लैक इनइक्वेशंस में ग्रेटर देन अगर होगा तो ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन अगर होगा तो लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन भी होगा. ठीक है, यही डिफरेंस है स्ट्रिक्ट इनइक्वेशंस और स्लैक इनइक्वेशंस में, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ में ऑब्वियस है ग्रेटर देन और लेस देन होगा. इक्वालिटीज़ में या इक्वेशंस में आप लोगों ने पढ़ा था इक्वल टू का साइन होता है, 10th क्लास तक आपने पढ़ा है वो. तो अगर लीनियर इनइक्वेशंस है तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ होगी, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा. और लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर जो हमें मिलेगी वो 1 ही मिलेगी, क्योंकि लीनियर में एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर हमेशा 1 ही होगी. लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें लीनियर इनइक्वेशंस को हम कैसे आंसर करते हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है. जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रेज करता हूँ. मैं अगर आपसे बोलूँ कि मुझे एक्स की वो वैल्यू दीजिए जो 7 से ग्रेटर है, तो आपके पास बहुत सारे आंसर होंगे. आप में से कोई बच्चा बोलेगा 8, कोई बच्चा बोलेगा 10, कोई बोलेगा 100, कोई बोलेगा 7.1, कोई बोलेगा 7.01, कोई बोलेगा 7.9. तो किसी भी को मैं गलत नहीं कर सकता क्योंकि सभी ठीक बोल रहे हैं. क्योंकि मैंने आपसे जो आंसर पूछा, मैंने बोला कि मुझे वो आंसर दीजिए जो 7 से ग्रेटर है, तो आप सभी ने मुझे वही आंसर दिए जो 7 से ग्रेटर है. तो इससे देखो एक बात तो साफ निकली, वो ये कि लीनियर इक्वेशंस की तरह लीनियर इनइक्वेशंस में आपके पास फिक्स्ड आंसर नहीं आते. ठीक है, आप 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, आप सॉल्व करते थे उनको, चाहे एलिमिनेशन मेथड, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. एंड में आपको एक्स और वाई की फिक्स्ड वैल्यू आ जाती थी. आप कहते एक्स दिस, वाई दिस, तो आप कह देते थे दिस विल बी योर आंसर. तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी वैल्यू आ रही है. तो क्वेश्चन ये भी आता है, फट से आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अब आंसर क्या लिखें. क्या 8 लिखें तो वो ठीक होगा, क्या उसको फुल मार्क्स मिलेंगे? क्या 10 लिखेंगे वो उसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे? जो 7.9 लिखेगा उसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे? तो इसका आंसर मार्क्स से नहीं, इसका आंसर इस बात से बनता है, वो ये कि बहुत सारे आंसर अगर इसमें बन रहे हैं तो उनको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे आंसर जब आते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने का एक वे है, और वो जो वे है उनको हम इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, हमें कंप्लीट आंसर लिखना पड़ेगा. आपने जितने भी आंसर अभी दिए कोई गलत नहीं था, लेकिन कंप्लीट नहीं था. यानी अब बात आई कि मार्क्स कितने मिलेंगे, तो किसी को कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, हालांकि सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था. लेकिन आपने जो बात बोली, आपने उस बात का आंसर दिया, लेकिन आपने कंप्लीट आंसर नहीं दिया. तो कंप्लीट आंसर लिखने के लिए इनइक्वेशंस में ज़रूरत पड़ती है एक सिस्टम की, और उस सिस्टम को हम लोग पूरा करते हैं इंटरवल से. तो हमें सीखना होगा सबसे पहले इंटरवल्स. इंटरवल्स में आपके पास सबसे पहले ओपन इंटरवल आ गया. ओपन इंटरवल में सबसे पहले ओपन इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं वो बता दूं. ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं, पहले छोटी फिर बड़ी. तो ओपन इंटरवल हम इसको पढ़ते हैं कि हमारा आंसर
ओपन इंटरवल ए और बी में। इसका मतलब समझा दूं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर है ए और बी के बीच में, ए आपका आंसर नहीं है, बी आपका आंसर नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं वो आपका आंसर है। तो ए और बी के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स आते हैं, वो आपका आंसर होगा। यानी जब भी आप ओपन इंटरवल में रिजल्ट लिख रहे हो तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि आपका आंसर ए और बी के बीच में। यानी अगर x जो है सॉल्यूशन है और x जो सॉल्यूशन है ए और बी के बीच में, तो इसका मतलब है x कैन बी एनीथिंग विच लाइज बिटवीन ए एंड बी। इसको हम लोग आपको नंबर लाइन के थ्रू भी समझाते हैं। तो नंबर लाइन के थ्रू हम आपको इसको इस तरह से बताते हैं। हम कहते हैं कि ये नंबर लाइन रही और नंबर लाइन पे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर आपका आंसर ए और बी के ओपन इंटरवल में है तो इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर ए नहीं है, आपका आंसर बी नहीं है। तो ए और बी को हम डार्क शेड नहीं करेंगे, बल्कि ए और बी के ऊपर होल कर देंगे। इस होल का मतलब है कि ए आपका आंसर नहीं है, बी आपका आंसर नहीं है। क्योंकि ए और बी के बीच में सारे आंसर है, इसलिए उसको हमने डार्क शेड कर दिया। ये देखो, ये हमने मार्क कर दिया, हमने बता दिया कि एनीथिंग विच कम्स बिटवीन ए एंड बी दैट इज बिंग द आंसर। क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन में जब आंसर पूछे जाएंगे तो आपसे इसी टाइप से आंसर पूछे जाएंगे। आपको बोलेगा कि आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए और अपना आंसर आप ग्राफिकली भी शो कीजिए। तो ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन का जो आंसर हम बताते हैं वो नंबर लाइन पे ही पहले बताएंगे अगर सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन होंगे। तो बिगिनिंग में सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन ही आएंगे। सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन को ही हम लोग ओपन ये इंटरवल्स में आंसर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका आंसर मान लो ए और बी के बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए आपका ओपन इंटरवल में, बी भी ओपन में, तो ए आंसर नहीं हुआ, बी आंसर नहीं हुआ, लेकिन ए और बी के बीच में जो कुछ भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। दूसरा आपके पास आता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल को आप लोग एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि आपका आंसर ए भी है, बी भी है और ए और बी के बीच में जो है वो तो है ही है। यानी आप ये कह लो कि क्लोज इंटरवल में ओपन इंटरवल भी आ गया सारा और ए भी आंसर आ गया, बी भी आंसर आ गया। ठीक है, ए इज ऑल्सो बीइंग ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन, बी इज ऑल्सो बीइंग ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन एंड एनीथिंग which comes between A and B that is also being a part of solution। तो ओपन इंटरवल में क्या था, A और B were not being the part of the solution। इसको मुझे अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए लेट अस सपोज मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ, यहाँ पे B लिख रहा हूँ और अगर मुझे आंसर क्लोज इंटरवल में देना है A और B में, तो मुझे A को होल नहीं बल्कि A को डार्क शेड करना पड़ेगा। डार्क शेड इस बात की गारंटी देता है कि ए भी सॉल्यूशन का पार्ट है, बी भी सॉल्यूशन का पार्ट है, तो बी को भी मैंने डार्क शेड किया, होल नहीं किया बल्कि डार्क शेड कर दिया। और एनीथिंग दैट कम्स बिटवीन ए एंड बी वो तो आंसर है ही है। ये क्या बन जाएगा, क्लोज इंटरवल में आंसर आ गया। फिर नंबर 3 पे वैसे तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल से सब चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन नंबर 3 पे जो इसी का पार्ट है मिक्स फॉर्म आ जाती है, जिसको हम सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल बोल देते हैं। यानी ये ऐसा इंटरवल है जो हाफ क्लोज है, और बी से जो हाफ क्लोज होगा वो हाफ ओपन होगा, या जो हाफ ओपन है वो हाफ क्लोज होगा ही होगा। तो सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल को हम लोग कुछ इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए क्लोज है तो ए के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, बी के साथ दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे। या अगर ए आपका ओपन में है
बी क्लोज में, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, राइट। इसमें बेटे एक चीज़ और समझना, देखिए मैंने यहाँ पे ए को क्लोज किया, बी को ओपन किया। बी को ओपन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ब्रैकेट इस साइड को ओपन कर दिया। हालांकि हम अगर ए को क्लोज बी को ओपन रखना है, मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ, पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कई बार बुक्स में आपको अगर इस टाइप से आंसर मिला तो फिर आप लोगों को इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। वैसे ही जैसे यहाँ पे ए ओपन है, तो ए ओपन है तो ये जो ऐसा है क्लोज ब्रैकेट है उसको बाहर कर दो, बाकी बी तो क्लोज था ही था, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जैसे भी मैंने बात बताई कि सेमी क्लोज और सेमी ओपन इन्हीं का पार्ट है, जो भी दोनों हमने इंटरवल डिस्कस किए इन्हीं का पार्ट है ये। तो जैसे मैंने, अगर मैं इसको पहले एक्सप्लेन करूं, मैंने यहाँ पे ए क्या किया है, क्लोज रखा है, बी क्या है, ओपन है। तो ये देखो, ए मेरा क्लोज है, बी ओपन है, तो ए क्लोज बी ओपन के लिए मुझे ए को तो डार्क शेड करना होगा और बी को मुझे होल रखना होगा। बाकी ए और बी के बीच में ये सारा पोर्शन आ गया, वो तो आंसर होगा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल पिछले इन्हीं की तरह है जो पीछे हमने बताए थे। तो जो क्लोज होगा उसको डार्क शेड कर देंगे क्योंकि वो सॉल्यूशन का पार्ट है, और जो ओपन है उसको होल कर देंगे क्योंकि वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। और अगर मुझे इसको आंसर करना है तो इसको आंसर करने के लिए ये देखिए, इसको आंसर करने के लिए क्योंकि ए मेरा ओपन है तो ए को मुझे यहाँ पे होल करना होगा, बी मेरा क्लोज है, बी को मैं डार्क कर दूंगा और ये बीच में इनको मार्क कर दिया, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये बता दिया कि ए और बी के बीच में जो आ रहा है वो तो सॉल्यूशन आपका डेफिनेटली होगा ही होगा। तो आप लोगों को क्लोज इंटरवल के बारे में समझ लग गई, आपको ओपन इंटरवल के बारे में समझ लग गई, आपको पता चल गया कि क्लोज इंटरवल को आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मालूम हो गया ओपन इंटरवल को आप स्मॉल ब्रैकेट से या कॉमन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेमी क्लोज वो एक जगह से जो क्लोज होगा एक जगह से ओपन होगा, कोई भी हो सकता है वो। ये तो वो कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नंबर लाइन पे इनको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं मैंने वो भी बता दिया। मैंने कहा जो क्लोज होगा वो क्योंकि सॉल्यूशन का पार्ट है इसलिए उसको डार्क शेड करेंगे, और जो ओपन है, जो पार्ट ओपन है उसको डार्क शेड नहीं करेंगे बल्कि वहां पे होल बनाएंगे। होल का मतलब है कि इट इज नॉट बीइंग ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज नॉट बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा होगा वो ये कि देखो चलो ये तो पता चल गया कि क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, ओपन क्या होते हैं, सेमी क्लोज क्या होते हैं, सेमी ओपन क्या होते हैं, लेकिन ये यूज करेंगे कैसे। ठीक है, ये डेफिनेटली हर बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि जब आप लोग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे टीचर की पूरी कोशिश रहती है कि वो इस तरह से पढ़ाएं कि आपके माइंड में इंक्वायरी जनरेट करें, आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए। फिर टीचर की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि टीचर को इस बात का पता होना चाहिए कि जो बच्चों के माइंड में आप इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं आपको उसको सेटिस्फाई भी करना है। तो डेफिनेटली आपके माइंड में अगर ये बात चल रही है कि हमें कैसे पता चलेगा क्लोज इंटरवल कहाँ यूज़ होगा, ओपन इंटरवल कहाँ पे यूज़ होगा, तो वो बहुत जस्टिफाइड है। तो मैं बताता हूँ कैसे यूज़ होगा। यूजेज ऑफ इंटरवल, आप इंटरवल को कैसे यूज़ करोगे। नंबर 1, देखिए अगर आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन हुई, स्ट्रिक्ट में या तो ग्रेटर देन या फिर लेस देन, तो अगर आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन होगी हमेशा ओपन इंटरवल में आंसर आपको देना होगा।
तो ये लिख दिया मैंने, विद strict inequations we always use open interval. ओपन इंटरवल, ठीक है। तो बेटे दिस हैज बिकम वेरी ओपन एंड शट केस। कैसे? आपने देखा आपका क्वेश्चन किस में था? ग्रेटर देन में था। तो आपको अगर आंसर देना है तो नेचुरली किस में आंसर देना होगा? इंटरवल में देना होगा। क्यों? क्योंकि इन इक्वेशन का आंसर मैंने अभी बताया आपको इंटरवल में देते हैं। तो इसमें जरा भी नहीं सोचना, स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन में आप ओपन इंटरवल लगाओगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अब एग्जाम्पल भी बताने पड़ेंगे ताकि आपको समझ भी लगना स्टार्ट हो जाए। जैसे मान लो आपके पास है x ग्रेटर देन 3। तो देखो बेटे सबसे पहले समझिए, ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी होता है, यानी ये सबसे छोटी वैल्यू होती है, सबसे बड़ी होती है। नंबर लाइन दोनों साइड से एंडलेस होती है, ना उसकी बिगिनिंग का पता होता है हमें, ना एंड का पता होता है। मान लो ये आपका x इक्वल टू 3, मान लो ये 3 है आपका। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि नंबर के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आती है और लेफ्ट में उससे कम। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे इस साइड बड़ी वैल्यू आएगी, इस साइड छोटी वैल्यू आएगी। तो जब आप कहते हो कि आपका आंसर x ग्रेटर देन 3 है, तो आपका इशारा इस तरफ है, आप कह रहे हो कि आपका आंसर ये है, ठीक है। यानी आप कह रहे हो कि आपका आंसर 3 टू इन्फिनिटी है। समझे ना बात? जब आप कहते हो कि x क्या है, x ग्रेटर देन 3 है, x ग्रेटर देन 3 का मतलब है आपका आंसर 3 से बड़ा है। तो 3 से बड़ा का मतलब 3 से इन्फिनिटी की तरफ है, क्योंकि बड़ा कितना बड़ा हमें नहीं पता, लेकिन 3 टू इन्फिनिटी की तरफ है। तो इसको जब आप नंबर लाइन पे लिखोगे तो आप 3 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि मैंने कहा था पहले छोटी वैल्यू लिखोगे फिर बड़ी, और ये इन्फिनिटी। 3 टू इन्फिनिटी क्यों लिखा? क्योंकि बेटे हमारा मानना है और आपका भी मानना है कि अगर x ग्रेटर देन 3 है तो आंसर 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा मीन्स कहाँ तक? 3 टू इन्फिनिटी। और कौन सी इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पे यूज़ की है? मैंने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज़ की है। तो इसको हमें इस इंटरवल में लिखना होगा। तो ये आपका आंसर आया। तो इसको हम बोल देते हैं x बिलोंग्स टू, मतलब इसका मतलब है कि x का आंसर ये आया। आप खाली ये भी लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ये आपका आंसर आ गया। लेकिन बेसिकली ये है क्या? ये x की वैल्यू है, इसलिए हम x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी बोल देते हैं। और इसी को नंबर लाइन पे हम इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आप लिखो ना लिखो, पर ये जरूर लिखना आपने, 3 और इन्फिनिटी आप जरूर लिखोगे। ये देखो 3 भी ओपन, इन्फिनिटी तो बेटे देखो हमेशा ही ओपन में होता है, तभी ये तो एंडलेस है। तो इन्फिनिटी तो ऑलवेज इन ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पता ही नहीं है क्या। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने x ग्रेटर देन 3 लिखा, लेकिन आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि अगर हमारा क्वेश्चन x लेस देन 5 होता तो इसको हम क्या आंसर करते हैं? देखो बेटे मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ माइंड में आया एकदम से लिख दिया वो बात नहीं बनती। पहले समझा कि जो हमें पूछा जा रहा है वो है क्या, फिर हम उसको आंसर करते हैं। अगर x लेस देन 5 है तो इसका मतलब ये हुआ, पहले अपने सामने आप रखिए कि x लेस देन 5 मीन्स व्हाट। लेट अस सपोज यहाँ पे 5 है। अब आपका आंसर लेस देन 5 है, तो अभी मैंने यही थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि 5 से लेस वैल्यू वो इस तरफ होती है, और नंबर लाइन पे ये पॉइंट हमेशा माइनस इन्फिनिटी का होता है, ये इन्फिनिटी का होता है। तो अगर आपका आंसर लेस देन 5 है, 5 आपका आंसर नहीं है, तो आपका आंसर ये इस तरफ है। अगर ये इस तरफ आपका आंसर है तो वैल्यू हमेशा पहले छोटी लिखोगे। तो इंटरवल में जब इसको लिखोगे तो इंटरवल में इसको लिखोगे माइनस इन्फिनिटी टू 5। याद रखना बेटे पहले छोटी वैल्यू, ठीक है। क्योंकि आपका, ठीक है, मैंने शेड इस तरफ किया है, लेकिन मैंने कहा आपको कि जब भी हम इंटरवल लिखते हैं तो ये छोटी वैल्यू होती है b से, यानी यहाँ पे छोटी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे बड़ी वैल्यू लिखेंगे। तो आपका आंसर 5 से कम है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? एंडलेस से। एंडलेस का मतलब लेफ्ट एंड माइनस इन्फिनिटी का होता है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 5 आएगा। और नंबर लाइन पे ये आप आंसर लिखोगे इसको, ठीक है। तो x लेस देन 5 आप ऐसे लिखोगे, तो पहले छोटी वैल्यू लिखोगे फिर बड़ी वैल्यू लिखोगे। देखो
कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो थोड़ा सा आइडिया से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, वो माइंड में एक आइडिया बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो ये माइंड में फ्रेमवर्क बना देते हैं कि अच्छा जब लेस देन होगा तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे। बट इट ट्रू, लेकिन ऐसा आइडिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कि अगर आपसे कोई बोलता है कि किसी बच्चे के मार्क्स 5 से कम आए, तो 5 से कम आए कितना है, 5, 4.9, 4.8, ठीक है, 3, 2, 0 वगैरह वगैरह माइनस में आए, तो ऐसा वो बन जाता है। तो इसका मतलब है 5 तो एंड पॉइंट हो गया, तो बिगिनिंग क्या है, बिगिनिंग जब नहीं पता है तो इस केस में माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, क्योंकि छोटे से बड़े स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे अब 2-4 क्वेश्चन वैसे पूछूं, लोग बेटे पार्टिसिपेट कीजिए, बताओ। मैं लिखता हूं x ग्रेटर देन 10, बोलो बेटे आप इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे, 10 to इन्फिनिटी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। मैं आपके सामने अगला केस रखता हूं, x ग्रेटर देन 25, बोलो इसका आंसर क्या आएगा, 25 to इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, तभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसकी। मेरे पास क्वेश्चन बेटे ध्यान देना, x लेस देन 5/2, अब लेस देन 5/2 है, माइनस इन्फिनिटी टू 5/2, क्योंकि 5/2 से कम है तो 5/2 तो एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट मीन्स बड़ा पॉइंट, वो इधर आएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ x लेस देन -10, तो -10 है, माइनस इन्फिनिटी टू -10, ओपन इंटरवल। तो लेस देन में यहाँ पे स्टॉप कर दोगे, ये पॉइंट आपका एंड पॉइंट होगा। तो बिगिनिंग वाला जब नहीं मालूम है तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। आई होप आप लोगों को ये इंटरवल प्रेजेंट करने समझ लग गए होंगे। नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे वो भी मैंने बताया आपको। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वेशंस हुई तो हमेशा ओपन इंटरवल आप यूज करोगे। अब आते हैं क्लोज इंटरवल के रिगार्डिंग। With slack inequations, generally we use closed interval। तो बेटे देखो, सबसे पहले समझना, हमने कहा स्लैक इनइक्वेशन के साथ जनरली, नॉट ऑलवेज। पीछे मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा था स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन ऑलवेज ओपन इंटरवल, और यहाँ पे हमने बोला विद स्लैक इनइक्वेशन जनरली वी यूज क्लोज इंटरवल, यानी अक्सर हम क्लोज इंटरवल यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि ऐसा क्यों, ये पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है कि स्लैक इनइक्वेशन हुई मतलब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम जनरली क्या यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल। क्यों, तो मैं बता दूं, बिकॉज नंबर 1 विद माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी हो कॉमा के एंड लिख देता हूं, विद माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी we always use open interval। एक तो बेटे इस वजह से कि जो मर्जी इनइक्वालिटी हो, लेकिन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अगर आपके आंसर का पार्ट है तो माइनस इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि क्लोज का मतलब होता है वो सोल्यूशन का पार्ट है। माइनस इन्फिनिटी मुझे पता ही नहीं है कि है क्या, बस मैं इतना बोल रहा हूँ बहुत छोटा नंबर है, तो जो मुझे पता नहीं है वो एग्जैक्टली है क्या, तो मैं उसमें क्लोज नहीं कर सकता। क्लोज में वहीं पे लगाऊंगा जहाँ पे मुझे पक्का मालूम है कि ये 10 है, ये 12 है, ये 7 है, ये -5 है, -2/3 है, वो श्योरली पता है कि ये आंसर है, तो उसमें मैं क्लोज लगाऊंगा। तो
माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, एक बात। और नंबर 2, द वैल्यूज ऑफ x, the values of x at which denominator becomes 0 are always taken in open interval। देखो बेटे, एक तो मैंने बोला कि अगर आपके सॉल्यूशन का पार्ट में माइनस इन्फिनिटी है या इन्फिनिटी है तो वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी इनइक्वालिटी आप यूज़ कर रहे हो, स्ट्रिक्ट या स्लैक, वहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। नंबर 2, मान लो आपका सम फ्रैक्शन में दे रखा है, 1/x - 2 दे रखा है, ऐसा दे रखा है, तो आप जानते हैं अगर x की जगह पे मैं 2 लिखूंगा तो मेरे पास डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो आपका आंसर ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो नॉट डिफाइंड किस पे आया, ये x की वैल्यू 2 पे। तो यहाँ पे जो मर्जी इनइक्वालिटी दे रखी हो, यहाँ पे जो मर्जी, जैसे मैंने स्लैक दे रखी है, लेकिन जो 2 आपका आएगा वो हमेशा ओपन इंटरवल में आएगा, क्योंकि जिस वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 बनेगा, ठीक है, x की जिस वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 बनेगा वो हमेशा ओपन में आएगा, नो मैटर विच इनइक्वालिटी यू आर यूजिंग देयर, ठीक है, चाहे वो स्लैक ही क्यों ना हो, क्योंकि स्ट्रिक्ट में तो हमेशा ओपन लगता ही लगता है, लेकिन स्लैक में भी ओपन लगेगा। क्यों? क्योंकि दैट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। Why that cannot be a part of solution? Because at that point question is becoming not defined। समझे ना बात है? जैसे मैंने अभी ये आपको बताया, मान लो मैं अगर आपको बोलूं कि x की वो सारी वैल्यू दो मुझे जिसपे मेरा आंसर 0 या 0 से ग्रेटर आ जाए, तो देखो 2 से कम लिखूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि x की जगह पे अगर 1 लिखूंगा तो 1 - 2 माइनस आ जाएगा। तो 2 से कम लिखूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती, नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है, क्योंकि 0 यहाँ पे इस तरफ नेगेटिव वैल्यू आती है, वहाँ पे पॉजिटिव आती है। तो जो नेगेटिव वैल्यू आती है वो 0 से छोटी होती है, तो 2 से कम तो नहीं आंसर आएगा, लेकिन 2 से बड़ा सारा आ जाएगा, ठीक है, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7 सब आ जाएंगे ये। तो इसका आंसर कितना बनता है? इसका आंसर बनता है 2 to इन्फिनिटी, यानी 2 से लेके जो मर्जी पुट कर लो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन देखो इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन इंटरवल आना होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि विद इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। 2 के साथ भी ओपन आएगा, जबकि इनइक्वालिटी कौन सी वहां पे स्लैक है। क्यों? क्योंकि 2 पे वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर x की जगह पे मैं 2 लिख दूंगा तो 2 - 2 0 आ जाएगा। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पहले मैं क्लियर कर दूं। मैंने बोला क्या? मैंने कहा स्लैक इन इक्वेशन के साथ जनरली क्लोज इंटरवल लगेगा। तो बेटे याद रखना, जब स्लैक इन इक्वेशन आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू आए या लेस देन इक्वल टू आए, तो वहां पे जब आप ब्रैकेट यूज करोगे तो थोड़ा ध्यान रखना, ये और ये, ठीक है, इनमें और इनमें बी पर्टिकुलर, ठीक है, इनको अप्लाई करने में यू हैव टू रिमेन वेरी वेरी पर्टिकुलर। समझे ना बात? क्यों? क्योंकि इनमें ब्लाइंडली आप क्लोज इंटरवल नहीं लगाओगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने लिखा पहले एग्जांपल x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बताओ कौन सी इनइक्वालिटी मैंने लिखी? स्लैक। तो पहले तो देखो, पहले तो बताओ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का आंसर क्या होगा? 4 to इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपका x 4 से बड़ा है। अगर आपका x 4 से बड़ा है तो 4 to इन्फिनिटी आपका आंसर होगा। क्योंकि स्लैक इन इक्वेशन है इसलिए 4 को क्लोज करेंगे। 4 से बड़े का मतलब इस तरफ आपका आंसर आएगा, यहां तक। तो 4 को लेंगे क्लोज में, लेकिन इन्फिनिटी को लेंगे ओपन में। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी, अभी मैंने बताया, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं, चाहे स्लैक इन इक्वेशन ही क्यों ना हो। क्यों? मैंने वो भी बताया था
क्योंकि इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है किसको बोलते हैं, बस हमें इतना पता है इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। तो स्लैक इन इक्वेशन सिर्फ सर्टन वैल्यू पे ही लगती है, सर्टन में जो फिक्स्ड होती है, श्योर होती है। तो आपने देखा यहाँ पे क्लोज इंटरवल कैसे लगा। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा x लेस देन इक्वल टू 12। अब देखो आपका आंसर लेस देन इक्वल टू 12 है। लेस देन इक्वल टू 12 का मतलब हुआ, मान लो ये 12 है, तो आपका आंसर 12 से कम है, यानी आपका आंसर देखो ये स्लैक है, 12 तो 12 ही होता है, इसलिए यहाँ पे डार्क करेंगे, इस तरफ आपका आंसर है। ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी क्योंकि 12 से कम है। कितना कम है मालूम नहीं है, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 12। तो देखो बेटे 12 तो क्लोज इंटरवल में लगेगा, क्यों? क्योंकि स्लैक इन इक्वेशन। लेकिन माइनस इन्फिनिटी ओपन में, क्यों माइनस इन्फिनिटी के साथ ओपन क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ही ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, तो लग गया होगा समझ। तो ये हुआ यूज ऑफ इंटरवल के रिगार्डिंग कि हम इंटरवल का यूज कैसे करते हैं। क्लोज इंटरवल कब लगाएंगे, ओपन इंटरवल कब लगाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या समझा, तो बेटे जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी एंड पार्टिसिपेट। बताओ मुझे, बताइए स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन के साथ कौन सा इंटरवल लगेगा? बोलो शाबाश। ओपन, बिल्कुल राइट। स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, हमेशा ओपन इंटरवल में आंसर दिया जाता है। नंबर 2 बोलो बेटे, स्लैक इन इक्वेशन के साथ कौन सा इंटरवल लगता है? जनरली क्लोज। वेरी ट्रू, क्लोज नहीं बोलेंगे, जनरली क्लोज। अब मैं पूछूं आपसे, जनरली क्लोज हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन लगेगा। एक तो इस वजह से, दूसरी x की वो वैल्यू जिस पे डिनोमिनेटर 0 आ जाए उस पे भी ओपन इंटरवल लगता है, इस वजह से। यानी बस सिंपली अभी तो आपको इतनी बात याद रखनी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चलेगी, इनसे कर्टन बिल्कुल बाहर निकलता चलेगा। यानी आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जो स्लैक इन इक्वेशन है उसमें जनरली क्लोज, या ये कह लो कि जब स्लैक इन इक्वेशन का केस आएगा तो वहाँ पे ब्रैकेट लगाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो ध्यान तो हमेशा ही रखना है, ओपन में भी रखेंगे क्लोज में भी रखेंगे, लेकिन ओपन में हमेशा ही मतलब जो स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन है, स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन में क्योंकि हमेशा ओपन इंटरवल लगता है वहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्लैक इन इक्वेशन है उसमें अगर गलती से भी कहीं पे हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया जहाँ पे नहीं लगना था तो फर्क पड़ जाता है। ठीक है, ये बात हुई। तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन किसको बोलते हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा। और नंबर 2 पे स्लैक इन इक्वेशन किसको बोलते हैं हमने वो जाना अभी। नंबर 2, इनके सॉल्यूशन हम कैसे देते हैं, हमने आपको ये सिखाया कि इनके सॉल्यूशंस इंटरवल्स में दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट में हमने बात की कि बेसिकली इंटरवल्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हमने आप लोगों को ओपन इंटरवल के बारे में एजुकेट किया कि ओपन इंटरवल कौन से होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने आप लोगों को क्लोज इंटरवल के बारे में गाइड किया। फिर नेक्स्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंटरवल कहाँ पे अप्लाई होगा, तो उसके लिए मैंने आपको ब्रीफ किया कि स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, लेकिन स्लैक में जनरली क्लोज इंटरवल आप लगाते हो। ठीक है, वो बात हमने आपके सामने रखी, राइट। तो उसमें मैंने आप लोगों को ब्रीफ किया कि स्लैक में आपको इन एडिशन टू दैट कि क्लोज लगता है, लेकिन कहाँ कहाँ पे क्लोज नहीं लगता, मैंने उसके बारे में गाइड किया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है इसमें, विच इज़ वेरी जेन्युइन,
वो ये कि इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी हाउ टू सॉल्व इन इक्वेशंस। ठीक है ना, इक्वेशंस में तो आप लोगों ने मेथड पढ़े थे, जो ये लीनियर इक्वेशंस थी उसमें तो आपने मेथड पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं बोलूँगा बेटे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे, क्योंकि ये तो होगा भी सिंगल इक्वेशन, सिंगल लाइन वाले सम, तो बेसिकली वैसे सॉल्व करते हैं जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो आपके पास 2x + 4 = 0 ना, आपको कोई बोले कि इसको सॉल्व करो, क्या लिखा मैंने इक्वेशन लिखी अभी, इन इक्वेशन नहीं, इक्वेशन लिखी। तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आप, 2x, 4 को उधर ले जाओगे, x -4/2, x का आंसर कितना आ गया -2। ये आपने क्या सॉल्व किया, इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को भी बेटे वैसे ही सॉल्व करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे >= होता, मान लो यहाँ पे >= होता, मान लो यहाँ पे >= होता, बिल्कुल वैसे ही मैं सॉल्व करता, बस इतना फ़र्क होता, मेरे पास आंसर क्या आया था, >= -2। मुझे बस इसको इंटरवल में लिखना पड़ता। तो x > -2 को कैसे लिखता मैं इंटरवल में, -2 to ∞। -2 किस में, क्लोज में, क्योंकि स्लैक है। इन्फिनिटी हमेशा किस में आती है, ओपन। ये मेरा आंसर आ जाता। यानी अभी देखो मैं आंसर पे नहीं ज़्यादा जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन इक्वेशन को हम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मतलब किसी भी टर्म को लेफ्ट से राइट में ले आओ, प्लस का होगा साइन तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का होगा तो डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड का होगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। यही करते हैं ना हम इक्वेशंस में। ठीक है, तो एक बात, इन इक्वेशंस वैसे ही सॉल्व की जाती है जैसे इक्वेशन सॉल्व की जाती है। बस दो जगह बेटे आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। नोट, दो जगह आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, देखिए जैसे आप सब जानते हैं 100 > 10 होता है कि नहीं होता है, देयर इज नो डाउट इन दैट। लेकिन -100 और -10 में क्या रिलेशनशिप है, -100 लेस होता है -10 से। तो बेटे याद रखना, अगर दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर ग्रेटर देन का साइन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मैंने क्या किया, ये 100 > 10 था, इसको भी मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई किया। तो -100 को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा -100 आ जाएगा, 10 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -10 आ जाएगा। लेकिन आपको इनइक्वालिटी चेंज कर देनी है, तो जो ग्रेटर देन का साइन है उसको क्या कर दोगे, लेस देन कर दोगे, राइट। नंबर 2, मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, मुझे इस माइनस को हटाना है। तो बेटे कैंसिल करके मत हटाना, कैंसिल करके हटाओगे तो देखो क्या आएगा, 100 < 10। क्या इज इट ट्रू, नो इट इज नॉट ट्रू। तो इसमें क्या करोगे, माइनस हटाने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड को, -1 से मल्टीप्लाई करोगे ये 100 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन का केस बन जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो एक तो आप इस बात का ध्यान रखोगे, मैं लिख देता हूँ। नंबर 1, इफ बोथ साइड्स आर बीइंग multiplied by negative number, then inequalities get changed। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मैं एग्जांपल दे देता हूं।
सिंस 100 ग्रेटर देन 10 बट -100 लेस देन -10। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। ठीक है, -1 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो एक तो जब दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दूसरा रेसिप्रोकेट करोगे तो भी यही हो जाएगा। इफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स रेसिप्रोकेट हो, इफ बोथ साइड्स आर रेसिप्रोकेटेड देन inequalities get changed। दोनों साइड को रेसिप्रोकेट करोगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, 100 ग्रेटर देन 10। ठीक है, देयर इज नो डाउट इन दैट। रेसिप्रोकेटिंग, अब रेसिप्रोकेट कर दो, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। 100 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/100। 10 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/10। तो बेटे 100 तो 10 से ग्रेटर है, क्या 1/100 ग्रेटर है से? नहीं, लेस है, क्योंकि 1/100 का मतलब 0.01 होता है और 1/10 का मतलब 0.1 होता है। तो रेसिप्रोकेट करोगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज कर देना, रेसिप्रोकेट करोगे इनइक्वालिटी चेंज कर दोगे। बाकी एज यूजुअल जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इन इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। बाकी इनको मैं सॉल्व करना डिटेल में सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैंने आप लोगों को सारी एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन दे दी, आप लोगों को इन सारी एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जाना है और इन सारे इन्फॉर्मेशन को अडेप्ट करना है। इनको बेटे अपने थिंकिंग का एक पार्ट बनाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स itself is a language. You need to understand the vocabulary of mathematics. And when we talk about vocabulary of mathematics, we generally talk about fundamentals of mathematics. तो जो फंडामेंटल्स है उनको दिमाग में बिठाओ, उनको अपनी थिंकिंग का पार्ट बना दो, ताकि एक इंडिविजुअल टॉपिक जब आप करें तो यू कैन, दैट मीन्स यूज दोज फंडामेंटल इन ए वेरी इफेक्टिव वे। ठीक है, तो देखो, एनीवन हु हैज ए साउंड vocab, he has a good edge on the communication। तो सेम टू सेम इसमें भी वही चीज़ है। इफ़ यू हैव ए साउंड vocab ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो आप लोगों का मैथमेटिक्स भी उतना ही बेटर आ जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।